मध्य प्रदेश के औद्योगिक निवेश मंत्री और बदनावर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दत्ती गाँव जी। दत्ती गाँव जी के परिवार से मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात है, बहुत पुराना संबंध है। इनके पिताश्री इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज के बहुत ही जाबाज और बहुत ही धाकड़ छात्र नेता थे। मैं उन्हें तब से जानता था और पत्रकारिता में कई बार ऐसे अवसर आए कि धार जिले में स्वर्गीय अरविंद काशिप जी के साथ मुझे छोटू भी हम लोग साथ में रहे गए उनके घर। और आदरणीय प्रेम सिंह जी ने बदनावर को प्रदेश स्तर पर पहचान दी है। उनके किस्से आज भी राजनीति में सुनाए जाते हैं। माफ करना, वैसे दबंग और ऐसे धारदार नेताओं की कमी राजनीति में हो गई। राजेश अग्रवाल जी मेरे छोटे भाई, प्रिय, आप शिष्य भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, पंडित छोटू शास्त्री, संतोष जी, राजेंद्र जी और विनोद जी नहार, पूरी चेरन जी, मेहता जी, नागदा घाट के सभी प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारीगण और धार जिले से अंचल से पधारे मेरे पत्रकार बंधुओं, साथियों, मैं सबसे पहले भारत के सबसे महान, सबसे विद्वान और सबसे बेहतरीन संपादक डॉक्टर राजेंद्र माथुर की जन्मस्थली को प्रणाम करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। दत्ती गाँव जी, आज कहा जा रहा है कि आंचलिक पत्रकारिता क्या है, और ये सवाल उस भूमि से उठा है जिसने देश का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक पत्रकार किया। राजेंद्र माथुर कोई राष्ट्रीय पत्रकार नहीं, जो उस कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जिस कॉलेज में आज मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं। मुझे सौभाग्य है कि मैं उसी कॉलेज का प्रोफेसर हूं जहां राजेंद्र माथुर साहब प्रोफेसर थे। राजेंद्र माथुर नई दुनिया के संपादक, जो उस समय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिंदी अखबार था। और राजेंद्र माथुर ने भारत के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक साहू श्रेयास प्रसाद जैन को एक पत्र लिखा और उस पत्र में यह बताया कि अंग्रेजी पत्रकारिता में क्या क्या कमियां हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात। बदनावर जैसे छोटे से अंचल से आने वाला एक पत्रकार, आंचलिक पत्रकारिता करने वाला एक पत्रकार, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार के मालिक को एक पत्र लिखता है और ये बताता है कि अंग्रेजी पत्रकारिता में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या सुधार होने चाहिए। और साहू श्रेयास प्रसाद जैन का पत्र आया राजेंद्र माथुर साहब के पास, और राजेंद्र माथुर से उन्होंने कहा कि जब आपने बीमारी बताई है तो इलाज भी आप बताओ। आपने अंग्रेजी पत्रकारिता की बुराइयां बताई हैं तो अंग्रेजी पत्रकारिता का सुधार भी आपको बताना पड़ेगा। राजेंद्र माथुर नई दुनिया छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इंदौर छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों ने कहा कि इतना अच्छा मौका मिल रहा है, नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया आपको बुला रहा है, आपको जाना चाहिए। और आंचलिक पत्रकारिता का सिरमौर देश की पत्रकारिता का सिरमौर बने। वो दौर और था जब पत्रकारिता की पहचान होती है। राजेंद्र माथुर साहब ने भारत की विदेश नीति पर एक लेख लिखा जो नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ। और वो लेख भारत की विदेश नीति को लेकर थे। भारत की विदेश नीति क्या होना चाहिए, इस बात को लेख था राजेंद्र माथुर साहब का। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वो लेख पढ़ा। लेख पढ़ने के बाद उन्होंने विदेश सचिव को बुलाया, फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया, विदेश मंत्रालय को कहा कि माथुर साहब से कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछ लीजिए उन्हें कब समय है।
और उनसे बात करना चाहें। अब तो हम पत्रकार लोग प्रधानमंत्री तो छोड़िए, सांसद और विधायकों से समय मांगते रहते हैं, वही विधायक और सांसद समय नहीं देते, लेकिन वो तो और था कि प्रधानमंत्री एक संपादक से समय मांग रही। पीएमओ से फोन पहुंचा रहा है माथुर के पास कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहती है, आपके पास कम समय है। माथुर साहब ने कहा कि जब मैडम के पास समय में आ जाऊं। और विदेश नीति को लेकर राजेंद्र माथुर का श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ डिस्कशन हुआ और श्रीमती इंदिरा गांधी राजेंद्र माथुर की वैश्विक नीति से, वैश्विक दृष्टिकोण से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई तो उन्होंने अपने सेक्रेटरिएट में, अपने मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में कहा कि माथुर साहब से लगातार वो संपर्क रखें और भारतीय विदेश नीति को इस वक्त जो एक्शन लेना चाहिए, जो दिशा लेना चाहिए, उस पर काम करें। ये होती है आंतरिक पत्रकार की ताकत। अब दुर्भाग्य यह है कि आजकल राष्ट्रीय पत्रकारिता तो रही नहीं। माफ करना साहब, अब राष्ट्रीय पत्रकारिता जैसी कोई चीज बची नहीं है। राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय चैनल पर जिस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं, जिस तरह की बहस हो रही है, उसके बाद तो लगता है कि टीवी को छोड़ देना चाहिए। दिन भर हिंदू मुस्लिम होता रहता है, दिन भर सीमा का प्रेम चलता रहता है। सीमा कॉलेज से बाहर निकलकर हाथ धो रही है, इस पर पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम चल जाता है। और मैं तो उस दिन शर्मसार हो गया, जबकि आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे तो उस दिन अपने पत्रकार होने पर इतनी शर्म आई, इतनी लज्जा आई, जब मैंने डॉन माफिया की तोहमत को टीवी पर सूसू करते हुए देखा। बकायदा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चैनलों ने दिखाया कि देखिए अतीक मोहम्मद साहब पेशाब कर रहे हैं। ये पत्रकारिता है, ये राष्ट्रीय पत्रकारिता है। इसके बाद के बदलावर के, धार के, कानवान के, सत्ताज के पत्रकार हैं जो समस्याओं की बात करते हैं, जो मुद्दों की बात करते हैं। जो पत्रकारों को सलाम करता हूं जो मुद्दों की पत्रकारिता करते हैं, जो लोगों की समस्याओं की बात करते हैं। और अब कौन लोग इंटरव्यू ले रहे हैं? एक गीतकार है प्रसून जोशी, उन्होंने इंटरव्यू लिया। एक फिल्मकार है अक्षय कुमार, उन्होंने इंटरव्यू लिया। और फिल्मकार अक्षय कुमार जी ने क्या पूछा प्रधानमंत्री से कि क्या आप आम खाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा हाँ खाता हूं। बोले कैसे खाते हैं? काटकर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं? ये पत्रकारिता है। ये सवाल क्या आप आम कैसे खाते हैं? मुझे लगता है कि जो हमारे अंचल के पत्रकार हैं वो इतनी चुनौतियों के साथ काम करते हैं, इतनी समस्याओं के साथ काम करते हैं। और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ लिखना आसान है, देश के किसी बड़े नेता के खिलाफ लिखना आसान है, लेकिन धार में बैठकर धार के स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ, स्थानीय नेताओं के खिलाफ लिखना बहुत कठिन है। क्योंकि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति मैं तो नहीं जानते। मैं अपने संपादकीय में अगर अमेरिका की आलोचना कर दूंगा तो जो बाइडेन का मेरे पास फोन नहीं आने वाला है कि आपने क्या लिख दिया। लेकिन अगर मैं रतियाव जी के खिलाफ लिखूंगा तो रतियाव जी का फोन आ जाएगा कि भाई साहब मुझसे क्या नाराजगी है? आपकी शर्म होती है, संबंधों की शर्म होती है। संबंधों के बावजूद आप लोग स्पष्ट लिखते हैं, सच लिखते हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत चुनौती वाली पत्रकारिता। और आजकल तो इतना बुरा माहौल हो गया है पत्रकारिता में कि हमारे गांव के पत्रकार, हमारे अंचल के पत्रकार, तहसील के पत्रकार जब कलेक्टर के खिलाफ, एसपी के खिलाफ खबरें लिखते हैं तो आजकल कलेक्टर, एसपी स्थानीय पत्रकारों से बात नहीं करते, तो सीधे हमारे मालिकों के पास आते हैं।
हमारे मालिकों को आकर समझाते हैं साहब वो तो बहुत परेशान कर रहा है। वो ये नहीं करता कि वो सच लिख रहा है, वो हमारे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, हमारी बेईमानियों को उजागर कर रहा है, ये नहीं बताते। वो ये बताते हैं कि साहब वो बहुत परेशान कर रहा है, न्यूसेंस पैदा कर रहा है। और दूसरे दिन मैनेजमेंट का फोन आ जाता है कि आपकी एजेंसी समाप्त कर दी गई है, आपको बदल दिया गया है, आपको हटा दिया गया है। तो हमारी नौकरी इस बात पर निर्भर नहीं करती, मैं बहुत कड़वी बात कहना चाहता हूं कि हमारी नौकरी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कैसी खबरें ले रही है। हमारी नौकरी इस बात पर निर्भर करती है कि जिले के जो ताकतवर लोग हैं वो हमसे कितने खुश हैं या कितने नाराज हैं। और ये पत्रकारिता की विडंबना है, ये पत्रकारिता का दुर्भाग्य है, ये पत्रकारिता का सबसे संकट काल है। सरकारी स्तर पर पत्रकारों को मंत्री जी बैठे इसलिए कहना चाह रहा हूं, मैं पत्रकारिताओं को सुविधा मिले इसके सख्त खिलाफ। सुविधाएं गुलाम बनाती हैं, सुविधाएं चाटुकार बनाती हैं, सुविधाएं दलाल बनाती हैं, सुविधाएं चमचा बनाती हैं, संघर्ष ताकतवर बनाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष करें। मैं पत्रकारों के संघर्ष का हामीदार हूं, पत्रकारों की सुविधाओं का हामीदार नहीं हूं, लेकिन स्वाभिमान की जिंदगी पत्रकार जी सके इसके लिए पालेकर अवार्ड लागू होना चाहिए। इसके लिए जो सरकारी स्तर पर मेडिकल की सुविधा है वो मिलना चाहिए। इसके ऊपर हमारे जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनका मान्यता का कार्ड समय पर रिन्यू हो जाए, जल्दी हो जाए, उसको बार बार गिरगाना लाना पड़े। और एक और खतरा जो आ रहा है, असली और नकली पत्रकार का खतरा है। मंत्री जी आजकल जिसके पास मोबाइल है ना वही पत्रकार होता है। जिसके पास मोबाइल है वही पत्रकार हो जाता है, जो चाहे वो यूट्यूब चैनल चालू कर लेता है। और कई बार ये नकली पत्रकार असली पत्रकार से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। राजनीति में, प्रशासनिक में ये ऐसी फेंकते हैं कि बेचारा असली पत्रकार तो पीछे रह जाता है, नकली पत्रकार आगे हो जाता है। तो यह पहचान भी होना चाहिए शासन और प्रशासन के स्तर पर कि वास्तव में ओरिजिनल पत्रकार कौन है जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके पास एजेंसीज है, जो संवाददाता है, जो अधिमान्यता प्राप्त है और उनकी लिखी हुई खबरें छप रही है। ये लोग मोबाइल ले लेके घूमते को उनसे पूछते ही नहीं कि आप कहाँ के पत्रकार, आप ये खबर बना के दिखाओगे कहाँ, ये खबर कहाँ चलेगी, ये खबर कहाँ छपेगी, कोई पूछता नहीं। और उसमें जो असली पत्रकार होते हैं, जो सगे पत्रकार होते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं। पत्रकार अधिमान्यता के कार्ड का भूखा नहीं है। पत्रकार को टोल टैक्स के 10-20-25 रुपए बच जाएंगे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पत्रकार को सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मिले, ये मेरी मांग है। हम आपके दफ्तर में आए, आप चाय मत पिलाइए, लेकिन आप तमीज से बैठने के लिए कहिए और जो जानकारी हम मांग रहे हैं वो जानकारी हमें दीजिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। देखिए सिर्फ इसलिए कि आप किसी सेठ को जानते हैं, किसी प्रेस मालिक को जानते हैं, किसी चैनल मालिक को जानते हैं, इसलिए आप पत्रकार को पत्रकार नहीं समझेंगे। तो माफ करना, अगर हमारी कलम में ताकत होगी तो हम आपको बता देंगे कि एक कलम तलवार से ज्यादा भारी होती है, तोप से ज्यादा भारी। और ये आंचलिक पत्रकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय पत्रकारिता पे लोगों का विश्वास उठ गया है, लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है, टीआरपी गिरने लग गई है। एक बहुत बड़े पत्रकार है, बहुत बड़े संपादक के नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री से पूछा, आपके घर में टमाटर आते थे कि नहीं आते थे? उसने कहा तेरे को जेल में कैसा लगता था? केंद्रीय मंत्री भी मुंह फट थी। उन्होंने पूछा कि जब तुम जेल गए थे संपादक जी, तब तुमको कैसा लगता था? संपादक जी का मुंह इतना था। संपादक जी दलाली करने के चक्कर में जेल में गए थे, इसलिए मुंह इतना था।
गणेश शंकर विद्यार्थी भी जेल में गए, लोकमान्य तिलक भी जेल में गए, महात्मा गांधी भी जेल में गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जेल में गए, अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल में गए, लाल कृष्ण आडवाणी भी जेल में गए, मगर ये सब पत्रकार थे और राष्ट्रीय मुद्दे पर जेल में गए, इसलिए इनका नजरें कभी झुकी नहीं। संपादक जी दलाली के चक्कर में जेल में गए थे, इसलिए नजरें झुकानी पड़ी उन्हें उन मंत्री के सामने। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया कि पत्रकारिता शान से कीजिए, पत्रकारिता जिदारी से कीजिए, निर्भय होकर कीजिए, बेबाकी से कीजिए, मगर पत्रकारिता और दलाली को दूर रखिए। दलाली में, लाइजनिंग में और पत्रकारिता में सुई की नोक बराबर का अंतर होता है, सुई की नोक बराबर का अंतर। लाइजनर कब पत्रकार बन जाता है और पत्रकार कब लाइजनर बन जाता है पता ही नहीं चलता है। अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है ना, अपनी खुददारी जिंदा रखनी है, राजेंद्र माथुर की तरह अपना सर ऊंचा रखना है, तो ये लाइजनरशिप छोड़ना पड़ेगी, ये दलाली छोड़ना पड़ेगी। जरूरत पत्रकारों को भी आईना देखने की है, हमें भी अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हमसे कहां गलतियां हो रही है। वो सम्मान क्यों नहीं है जो राजेंद्र माथुर को प्राप्त था। राजेंद्र माथुर एक लेख लिख देते थे, इंदिरा गांधी उनको बुला लेती थी, प्रतीक श्रीवास्तव ने कागज कार्य कर दिए, कुछ पार्षद तक नहीं बुलाता। ये मुझे भी आकलन करना चाहिए कि पत्रकारिता का वो दौर क्यों खत्म हो गया। उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, उसके लिए पत्रकार जिम्मेदार है कि हमने सच कहना छोड़ दिया, हम ठकुर सुहाती करने लगे, हम चाटुकारिता करने लगे, हमने अपनी कलम गिरवी रख दी, हमने अपनी बेमानगी साइड में रख दी, हमने अपनी खुददारी से समझौता कर लिया। इसलिए आज हमको भाव नहीं मिलता, भरत कहते पत्रकार को सम्मान नहीं है। ये वक्त की मांग है कि हम जनता के साथ खड़े हो, क्षेत्रीय समस्याओं के साथ खड़े हो, हम जनता की आवाज बने। जब जनता का विश्वास हम जीतेंगे तो सत्ता का विश्वास हमें अपने आप प्राप्त होगा, सरकार के अधिकारियों का विश्वास हमें अपने आप प्राप्त होगा। मैं प्रेस क्लब नागदा को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा सम्मान किया, मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आंचलिक पत्रकारिता जैसे विषय पर बात करने की कोशिश की। मैं बहुत परेशान हूं स्लिप डिस्क से, चलने में खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, लेकिन छोटू भाई ने कहा था कि आपको आना है और बदनावर के पास आना है। मैं राजेंद्र माथुर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। जिस तरह से लोग हाजिरी लगाने जाते हैं, मैं स्वर्गीय राजेंद्र माथुर की जन्मभूमि पे हाजिरी लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया हूं और आप सबको मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।